नमस्कार, मैं हूँ आरती और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। शैक्षणिक वर्ष है, वैसे तो जून से स्टार्ट होता है, अगले साल जून से शुरुआत होगी, लेकिन हमारे शहर में जो एडमिशन प्रोसेस है बच्चों के लिए, नए वर्ग के लिए, जो नर्सरी से बच्चे एडमिट होते हैं स्कूल से, वो अब फिलहाल अक्टूबर नवंबर से धीरे धीरे उसकी शुरुआत हो चुकी है। काफ़ी सारे पेरेंट्स जो हैं वो आमतौर में एक दूसरे से जब भी मिलते हैं तब यही चीज़ों पे बातचीत होती है कि कौन सी स्कूल अपने बच्चे के लिए सिलेक्ट की जाए, कौन सी स्कूल की क्या फैसिलिटीज़ हैं, क्या एक्टिविटीज़ करवाते हैं, किस तरह का शैक्षणिक वहाँ पर प्रोसेस जो है वो फॉलो किया जाता है। तो ये सारी बातों के अंदर अब जो सबसे बड़ा एक प्रश्न उभर के आ रहा है वो है हमारी NEP 2020, यानी कि हमारी नई शिक्षण नीति जो हमें 2020 में मिली है, लेकिन जिसको लेकर अभी भी काफ़ी सारे पेरेंट्स, इवन एजुकेटर्स भी कंफ्यूज्ड हैं कि आगे चल के ये जो शिक्षण नीति है वो किस तरह से एक्शन में आएगी, और अगर आएगी तो उससे हमारे बच्चों में या हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्या बदलाव आएगा, उस पे बहुत ही बड़ा प्रश्न चिन्ह है। तो आज हम ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आपसे जुड़े हैं, तो इस पे चर्चा करने के लिए भी हमारे फेवरेट एक्सपर्ट हमारे साथ एक बार फिर से स्टूडियो में मौजूद हैं, डॉक्टर जिगीषा शास्त्री। जिगीषा मैम, वेलकम बैक। थैंक यू आरती, थैंक यू सो मच, ग्रेट टू बी बैक एक्चुअली। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर। जब भी मैम स्टूडियो में आते हैं तब मैं हमेशा अक्सर ये कहती हूँ कि मुझे बहुत सीखने को मिलता है, और आप ऑडियंस को भी आई एम श्योर बहुत ही अच्छा इंफॉर्मेशन हर बार मैम से मिलता है, और जिसे जानना हम सबका हक है, इसीलिए ये सब चीज़ें हम आप तक लेकर आते हैं। जो NEP है उसके बारे में मैं थोड़ा सा जनरल इंफॉर्मेशन आपको ज़रूर देना चाहूँगी। हमारी सबसे पहली NEP जो थी वो डिज़ाइन हुई थी ईयर 1968 में, जब इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट थी, और उसके बाद दूसरी NEP आई 1986 में जब राजीव गांधी जी की गवर्नमेंट थी, और इसी NEP को फिर मॉडिफाई किया था इन ईयर 1992 बाय उस समय मिस्टर PV नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट के अंडर। और अब 34 वर्षों के बाद हमारी नई नीति हमारे पास आई है। तो इसी को लेके सबसे पहला प्रश्न जिगीषा मैम को मैं पूछूंगी कि मैम, आप खुद 35 सालों से शिक्षण क्षेत्र में अपनी सर्विसेज, अपना योगदान देते आ रहे हैं। NEP जब मिली 34 इयर्स के बाद, तो सबसे पहले आपका रिएक्शन एज एन एजुकेशनिस्ट क्या था? आपको क्या महसूस हुआ? इतना अच्छा लगा आरती कि एक नई शिक्षण नीति आ रही है, और वो भी आज के दौर के इम्पोर्टेंस जो हैं, जिन चीज़ों को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, वो आइडियाज़ जो, बिकॉज 34 सालों में तो कितनी नई डिस्कवरीज हुई है, रिसर्च से हमें कितनी सारी चीज़ें मालूम हुई है, तो वो सबको इनकॉर्पोरेट करके एक नई नीति आई है। तो इट वाज अ वेरी एक्साइटिंग मोमेंट टू नो कि ये आई है, और उसको पढ़ा तो संतोष भी बहुत हुआ, तो बहुत अच्छा लगा। आज हमें हमारी नई जो NEP मिली है, हर बच्चे की कैपेबिलिटी को ध्यान में रखकर उसे बनाया गया है। तो आई एम श्योर एज अ पेरेंट आपको अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी कि मेरा बच्चा आगे जाकर क्या कर पाएगा। डेफिनेटली उसकी जो कैपेबिलिटीज है वैसी उसे एजुकेशन पॉलिसी, अगर एजुकेशन सिस्टम एनवायरनमेंट दिया जाएगा तो उभर के अपने टैलेंट के साथ हर बच्चा बाहर आएगा। मैम, जो हमारी नई शिक्षण नीति है उसका जो करंट स्ट्रक्चर है, अगर हम बात करें एकेडमिक का, तो 10+2 का जो स्ट्रक्चर अभी तक हमारी सिस्टम में फॉलो होता है, उसमें बहुत बड़ा बदलाव आया है। वो क्या बदलाव है? सबसे इम्पोर्टेंट बदलाव तो अर्ली इयर्स में आया है। अभी तक की जो शिक्षण नीति थी और वो पॉलिसी के अनुसार जो एक्शन प्लान बनते थे, उसमें ऑफिशियली पहली कक्षा से, फर्स्ट स्टैंडर्ड से स्कूल शुरू होती थी। करेक्ट। सो एजुकेशन डिपार्टमेंट जो हमारा फ्रॉम नेशनल लेवल टू स्टेट लेवल आता है, और एजुकेशन डिपार्टमेंट जो एडमिनिस्ट्रेटिवली स्कूल्स को डायरेक्ट करता है या गाइड करता है, तो वो पहले धोरण से होती थी, पहली कक्षा से होती थी जी। अभी सबसे इम्पोर्टेंट बात ये, और पूर्व प्राथमिक शिक्षण जो है वो अभी तक किसी भी कोई भी
तरह से मॉनिटर नहीं होता था। Correct. तो कोई भी आप सबको जैसे पीपल को भी मालूम है कि कोई भी प्री स्कूल चला सकता है, खोल सकता है, अपने घर में भी खोल सकते हैं, 100 बच्चे भी रख सकते हैं, 10 बच्चे भी रख सकते हैं, तो कोई नीति नियम नहीं था। तो अभी की जो सबसे एक्साइटिंग बात, ये जो चेंजेस हुए हैं उसमें ये है कि प्री स्कूल यानी 3 से 6 साल का जो बच्चों का एज का पीरियड है उसको भी स्कूल में रख दिया है जी। तो ये एक तो फर्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अभी प्री स्कूल स्कूल का एक हिस्सा बन जाएगी जी। प्राइवेट स्कूल में तो होता था पर अभी ये नियम के अनुसार हर एक स्कूल में हो जाएगी। तो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात हुई। दूसरी के कितने सालों से अभी रिसर्च आ रही है और रिसर्च कह रही है, जो हम पढ़ाते आते थे, शायद आपको भी पढ़ाया होगा, उसके बाद भी कितने स्टूडेंट्स को पढ़ाया, करंटली भी पढ़ाते हैं, कि जो ये अर्ली इयर्स में 3 से 8 साल का जो एक पीरियड है वो पूरा पीरियड बच्चों की या इंडिविजुअल की लाइफ में महत्व रखता है। तो इंडिविजुअल के ग्रोथ डेवलपमेंट में ये जो अनुभव 3 से 8 साल तक जो मिलते हैं, ऑफ कोर्स जन्म से लेके 3 साल तक भी, पर मैं तो ये शिक्षण का हम बात कर रहे हैं तो ये सालों की बात कर रही हूँ। ये पीरियड पूरा, और बच्चों को एक तरह से पढ़ाना चाहिए, बच्चे एक जैसे होते हैं, जैसे बच्चे नक्कर चीजों से सीखते हैं, अनुभव से सीखते हैं, ये सब ये पूरे ग्रुप के लिए 3 to 8 के लिए मायने रखता है। तो अभी ये नई पॉलिसी है, ये कह रही है कि ये पूरे 3 to 8 इयर्स का पीरियड है, मानी प्री स्कूल ईयर 1, 2, 3, फर्स्ट एंड सेकेंड, ये पूरे ग्रुप को आप फाउंडेशन ईयर्स समझो। सो प्री स्कूल अर्ली प्राइमरी या प्री स्कूल प्राइमरी ईयर्स नहीं, पर पूरा फाउंडेशन ईयर्स बन गया। तो ये पूरे ग्रुप को आप एक तरह की पैडागॉजी, एक तरह की सिखाने की पद्धति अपनाइए, उनको ऐसे अनुभव दीजिए, जात अनुभव, जो स्व अनुभव ले सकते हैं, नक्कर चीजों से सीख सकते हैं, तो एंड बहुत सारी चीजें। तो ये पहली एक चेंज आ गई और उसके बाद फिर ब्लॉक्स डेवलप किए हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट डिफरेंस आया है। ऐसा तो नहीं था कि बच्चे सीख नहीं रहे थे 3 साल से पहले, या बच्चे 6 साल तक कुछ नहीं सीख रहे थे और सिर्फ पहली कक्षा में आके ही बच्चा जो है वो एजुकेशन की ओर बढ़ रहा था। बच्चे नर्सरी क्लास से ही पढ़ाई अपनी जो है फॉर्मल एजुकेशन की तरफ अपना पैर रखते हैं। तो वो चीज़ को अब इतने सालों के बाद जब कंसिडर किया जा रहा है एजुकेशन सिस्टम में, तो डेफिनेटली जो प्री स्कूल एजुकेटर्स हैं, अर्ली एजुकेटर्स हैं, उन्हें बहुत ही अच्छा लग रहा है। कहीं ना कहीं हमारे काम की इम्पोर्टेंस जो है वो दिख रही है और काउंट हो रही है, तो ये बहुत बड़ी बात है। मैम, जैसे आपने बताया कि जन्म से 3 साल भी बच्चा सीख रहा है और 3 के बाद जो 6 साल तक का जो पड़ाव है वो भी बहुत ही मायने रखता है। 6 के बाद फिर दूसरे 2 साल इसमें और ऐड हो गए, तो 8 साल तक। ये जितने भी साल हैं, हम हमेशा अपने दर्शक को कहते आए हैं कि ये प्रारंभिक वर्ष हैं और ये बच्चों के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। क्या लगता है आपको कि इन वर्षों को जब ये तवज्जो दिया गया है, कितना अच्छा लगता है और क्यों ज़रूरी था इसे सिस्टम में डालना? एक तो हमें ये क्यों ज़रूरी था, हमने बहुत बार बहुत डिफरेंट प्रोग्राम्स में बात कर ली है कि बच्चों का जो ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है उसका बेस, उसका फाउंडेशन ये सालों में होता है जी। तो बच्चा जन्म से लेके 8 साल तक जो अनुभव लेता है वो अनुभव उसे एक इंडिविजुअल बनाता है। तो मुझे जैसे अनुभव मिले उस तरह से मैं अपनी स्किल्स डेवलप करूंगी, मेरी पर्सनालिटी डेवलप करेगी। मेरे और आपके अनुभव अलग है तो आपकी अलग पर्सनालिटी होगी, आपकी अलग स्ट्रेंथ होगी। तो ये साल बहुत इम्पोर्टेंट रहे हैं। ब्रेन डेवलपमेंट की रिसर्च के बारे में भी हमने बहुत बातें की है, पर मैं फिर से दोहराऊंगी कि ब्रेन डेवलपमेंट रिसर्च भी ये कहता है कि बच्चों के ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए ये सालों में मिले हुए अनुभव बहुत काम आते हैं। उससे सिनेप्टिक कनेक्शंस जो ब्रेन में स्नायु, मगज में स्नायु रहते हैं वो स्ट्रॉन्ग बनते हैं, वो गढ़ बनते हैं। तो इससे आगे जाके बच्चों की
थिंकिंग कैपेसिटी, अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी, लर्निंग कैपेसिटी बेटर होती है। जी। तो ये सब इंफॉर्मेशन हमें कहती है कि ये पूरा टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक तो ये कह दिया आपने, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया कि हमने ये पूरे टाइम को इंपॉर्टेंस दे दिया। सेकंड बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपने बहुत इंटरेस्टिंग कहा कि ऐसा नहीं था कि पॉलिसी के पहले 3 साल का बच्चा स्कूल में नहीं जाता था या फॉर्मल स्कूल में या कोई स्कूल में एंट्री नहीं करता था, करता ही था। पर क्योंकि हमारा देश इतना विभिन्न है, जी। हमारी स्कूलें भी इतनी विभिन्न हैं, तो मैं ऐसी स्कूल चलाऊं जहां मैं प्री स्कूल नर्सरी से शुरू करूंगी और 3 साल में बच्चों को नर्सरी में पढ़ाऊंगी और फिर जाके बच्चा पहली कक्षा में जाएगा। कोई और 2 इयर्स का प्री स्कूल करेगा। करेक्ट। ज्यादा काफी बच्चे प्री स्कूल के बिना आते थे। काफी ऐसी स्कूलों में जाते थे जहां उन्हें जैसे अनुभव मिलने चाहिए वो नहीं मिलते थे। तो बच्चों के सर्वांगी विकास को बाजू में रख के रोट लर्निंग से कुछ रीडिंग राइटिंग के सिवा और कुछ नहीं सिखाया जाता था, वही फोर्स करके बच्चे को करते थे। तो अभी मेरे हिसाब से शिक्षण नीति का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये सबको एक ट्रैक पे लाएंगे। तो अभी जैसे हमें अभी फर्स्ट स्टैंडर्ड का करिकुलम गुजरात गवर्नमेंट डिसाइड करेगा, तो पूरी गुजरात की स्कूलों में वो फर्स्ट स्टैंडर्ड का करिकुलम पढ़ाना पड़ेगा। सिमिलरली कि पद्धति थोड़ी बदल सकती है, पर जनरली स्टैंडर्ड्स बनेंगे और बन गए हैं एक्चुअली। तो स्टैंडर्ड्स बनेंगे कि ऐसा पढ़ाना चाहिए, ये पढ़ाना चाहिए। तो ये सब पॉजिटिवली स्पीकिंग हमारी लगभग हर एक प्री स्कूल कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस कि ये सब करेंगे तो पूरे बच्चों के समुदाय को, इफ आई एम सेइंग दैट कम्युनिटी ऑफ चिल्ड्रन विल बेनिफिट बिकॉज ऑफ दिस पॉलिसी। मतलब सब बच्चों को एक साथ एक जैसा शिक्षण जो है वो दिया जाएगा। सब्जेक्ट मैटर की बात आती है, वो डिजाइन कर दिया जाएगा और उसे मॉनिटर किया जाएगा। वो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि जिस तरह मैम ने कहा कि यहाँ पर मॉनिटर नहीं हो रहा था, यहाँ पे कोई रेगुलेशंस नहीं थे, इसलिए हर कोई अपने घर का राजा था, अपना प्री स्कूल चला रहा था। नॉलेज है या नहीं वो भी मैम एक बहुत बड़ा प्रश्न था। क्योंकि कुछ लोगों को हम जितना, जैसे आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ कि बहुत लोग जो हैं वो इस क्षेत्र से पढ़े हुए हैं नहीं हैं या इस बैकग्राउंड के नहीं हैं, पर फिर भी ऐसा एक बिजनेस रन करना और उन लोगों के साथ काम करना जो इतने ही क्या कह सकते हैं, इनोसेंट है, हमारे आने वाला फ्यूचर है और हम उन्हें मोल्ड कर रहे हैं, उनका फाउंडेशन बना रहे हैं। तो उस समय अगर हम उन्हें सही नींव नहीं दे रहे हैं तो ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि उसमें क्या नुकसान हो सकता है। मैम, बात करेंगे पहले 5 शैक्षणिक सालों की। इन्हें फाउंडेशन ईयर्स जैसे अभी भी आपने बताया, इन्हें संबोधित किया गया है। किस तरह का अप्रोच होना चाहिए जब स्कूल्स हैं या टीचर्स हैं, इम्प्लीमेंटेशन की अगर हम बात करें, या पेरेंट्स जो सोच रहे हैं, क्या अप्रोच उनके दिमाग में होना चाहिए इस नई शिक्षण नीति को लेकर? पहले तो मुझे ये है कि हर एक जो नई चीज आती है ना, उसमें कोई पॉजिटिव भी होता है, थोड़े लिमिटेशंस भी होते हैं। पर हमें एक ओपन मन से पूरे हमारे विचार के द्वार खोल के इसको एक्सेप्ट करना चाहिए और ये जानने की जरूरत है कि क्या नया है इस पॉलिसी में। अनफॉर्चुनेटली थोड़े एक वर्ग ऐसा होता है जो कहता है अच्छा इसमें क्या नया है, हम तो सालों से ये अच्छा करते आए हैं, हम यही करते आए हैं। नहीं, पर एक चीज है जो नई आई है तो वो भी स्वीकारिए, प्लीज इंटीग्रेट कीजिए। और दूसरा ग्रुप ये है कि वो तो पॉलिसी आई है, जो करना है करें, हम अपनी तरफ से पढ़ाएंगे। तो दोनों ग्रुप को थोड़ा अलग सोचने की, अपनी सोच बदलने की हमें सबको जरूरत है और हमें एक्सेप्ट करने की जरूरत है। स्कूल्स को बदलना पड़ेगा, स्कूल्स को प्रैक्टिकली
जो गवर्नमेंट से आएगा, पर थोड़ी एडमिशन पॉलिसी या एज जो अभी चर्चा में है तो वो चेंज होगी। स्कूल्स को अपना जनरल फ्रेम बनाना पड़ेगा कि फाउंडेशंस के स्टेज के ये सब बच्चे को एक कंसिडर करना पड़ेगा। अभी तक हम एक सुपरवाइजर इसके लिए रखते थे, प्री स्कूल के लिए एक सुपरवाइजर, प्राइमरी के लिए, तो कैसे एक ही पर्सन ये टीचर्स जो 5 वर्ष की टीचर हो उनको गाइड करेगी, ये हमें एक बदलना पड़ेगा। प्रैक्टिकली बहुत चेंजेस लाने पड़ेंगे, थोड़ा करिकुलम बदलेगा, थोड़ी सिखाने की पद्धति बदलेगी। सिमिलरली टीचर्स को थोड़ा तैयार होना पड़ेगा। हर एक टीचर ये पद्धति के लिए, जैसे अभी आपने कहा, काफी टीचरों को तो ये अर्ली चाइल्डहुड या चाइल्ड डेवलपमेंट का आइडिया ही नहीं है। Correct. तो उन्हें ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, उन्हें तैयार होना पड़ेगा, मानसिकता से तैयार होना पड़ेगा कि हाँ मुझे ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। Right. मुझे कुछ सीखने की जरूरत है, मैं जो कुछ नया सीखूंगी और इसका इम्प्लीमेंटेशन पे जरूर असर होता है, तो वो करना पड़ेगा। और पेरेंट्स को, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि थोड़ा ओपन माइंड रखना पड़ेगा, एक्टिव होना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि ये स्कूल्स या पॉलिसी क्या कह रही है, स्कूल्स इसके लिए क्या चेंजेस ला रहे हैं, हम पेरेंट्स होके कैसे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पॉलिसी में बहुत अच्छा ये भी है कि ये कहा जाता है कि 3-0 से हम सबको मालूम है कि गर्भ में जब बच्चा होता है तब से उसे असर वातावरण की शुरू हो जाती है और तब से डेवलपमेंट और ग्रोथ शुरू होता है। और जब बाहर आता है, जन्म लेता है, तब तो प्रॉपर वातावरण में जो भी है वो उसे असर करने ही लगता है। Correct. तो याद रखना है कि बर्थ से 3 इयर्स में जितने अनुभव मिलेंगे वो पेरेंट्स मेनली देंगे। तो कैसे देंगे वो अनुभव, तो ये पॉलिसी में जो जहां लिखा है कि कैसे अनुभव देने चाहिए, वो थोड़ा ये भी गाइड करेगा कि छोटे बच्चों को हम कैसे डील करेंगे। Correct. तो पेरेंट्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। और फिर ये जो चेंजेस स्कूल करेंगे उसको एक्सेप्ट करने की और पार्टिसिपेट करने की। मैं मेरी स्कूल के साथ पार्टिसिपेट करूं कि कैसे हम ये नई शिक्षण नीति को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या क्या बदलाव ला सकते हैं, और पेरेंट्स होके मैं इसमें कैसे पार्टिसिपेट कर सकती हूँ। वेरी ट्रू, ये सब करना पड़ेगा। स्कूल्स के लिए भी शायद ये पड़ाव बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। Absolutely. और बहुत चैलेंजिंग रहेगा। लेकिन जैसे मैम ने कहा कि हम पेरेंट्स जो हैं उस स्कूल में जब अपना बच्चा देते हैं, एक कॉन्फिडेंस के साथ देते हैं, एक ट्रस्ट के साथ देते हैं, एक विश्वास के साथ देते हैं कि हाँ ये स्कूल जो हमें है अगले 12 साल या फिर 3 साल प्री स्कूल के गिन के अगर आप बाकी के 10-12 साल गिनें, तो यहाँ से जब आप बच्चे के स्कूल के साथ एसोसिएट होते हैं तो एक आपका रिलेशन उसके साथ डेवलप होता है। उस रिलेशनशिप में आप कितना ट्रस्ट डाल सकते हैं, आप कितना कंट्रीब्यूट करेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये शिक्षण नीति, ये जो बदलाव है, ये चेंज हमारे बच्चों के आने वाले फ्यूचर के लिए हो रहा है, तो इसमें हम दोनों को ही इक्वली पार्टिसिपेट करना है। जो नई शिक्षण नीति है, जैसे आपने बताया कि इम्प्लीमेंटेशन जो हम बात कर रहे हैं अभी, कि कहीं ना कहीं बहुत सारी बातें आजकल चल रही हैं, आप चाहे न्यूज़पेपर्स में देखें या मीडिया चैनल्स पे देखें, बहुत बड़ा कंफ्यूजन लेकर हो रहा है। तो इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा मैम, वो सबसे बड़ा एक प्रश्न है। मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आई एम श्योर शायद आप भी कहें कि मेरे पास इसका एग्जैक्ट टाइम फ्रेम नहीं है आरती। एब्सोल्युटली, पर कुछ अगर आप हमें बता सके उसके बारे में। टाइम फ्रेम तो नहीं है आरती, पर जैसे पॉलिसी बन गई है अभी, हर एक विषय के लिए और हर एक एजुकेशन के पड़ाव के लिए हमारा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बनता है। ये अभ्यासक्रम का जो फ्रेमवर्क बनता है, वो फ्रेमवर्क हमें गाइड करता है कि हमें क्या पढ़ाना चाहिए, कैसे पढ़ाना चाहिए, कौन सी पैडागॉजीज यूज करेंगे, कैसा कंटेंट डाल सकते हैं। राइट। तो अभी नेक्स्ट स्टेप ये बन गया है कि हमारा फाउंडेशन स्टेज का नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बन गया है। ओके। और उसको आधार रख के अभी नेशनल लेवल पे सिलेबस कैसा होना चाहिए, अच्छा। बुक्स कैसी होनी चाहिए, कब से टेक्स्ट बुक्स देने की कि नहीं देनी चाहिए, और इंटीग्रेटेड करिकुलम की बात है तो वो कैसी इंटीग्रेटेड करिकुलम होगी, इस पे काम चल रहा है। तो पॉलिसी लेवल पे, नेशनल लेवल पे, और जो नेशनल लेवल पे होता है वो
थोड़े महीनों के बाद स्टेट में काम शुरू हो जाता है, बिकॉज हर एक स्टेट फिर उसको अपने कल्चर के हिसाब से, अपने जोग्राफिकल इम्पोर्टेंस के, जोग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से उसे ढांचते हैं, उसको मॉडिफाई करते हैं जी। तो ये सब काम अभी ये तो चल रहा है, ये एक बात है। दूसरी बात ये है कि हमें गाइडेंस मिलेगी, और ये गाइडेंस, और ऐसा नहीं है कि ये जो आएगा वो ये गाइडलाइंस होगी, ये कंपल्सरी स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 करनी है, ये नहीं है। right. हमें कुछ गाइडलाइन मिलेगी। तो गाइडलाइन तो वैसे एनईपी से भी मिल रही है, तो स्कूलों को भी थोड़ा तैयार रहना पड़ेगा कि थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज करना पड़ेगा। right. मेरे रूम थोड़े बड़े होने चाहिए, या छोटे रूम हैं तो कंपैरेटिवली बच्चे कम होने चाहिए। मेरे टीचर्स ट्रेंड होने चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए बच्चों को खेलने के लिए, और टीचर को बच्चों के से एक्टिविटी कराने के लिए। रिसोर्स की बात या टॉय मटेरियल की बात आती है तो एकदम सब लोग एक्सपेंसिव मटेरियल और रेडीमेड मटेरियल की बात करते हैं। तो आप भी जानती है कि ऐसा नहीं है, हम पत्ते पौधे से भी प्रोग्राम चला सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पत्ते पौधे से ही चलाना है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें वो लाना है। टॉय बेस्ड पद्धति अपनानी है, टॉयज लाने हैं। अभी तो कितने मार्केट में एजुकेशनल टॉयज अवेलेबल है, तो उसे लाने हैं। तो ये एक बार ये पार्ट रह गया। स्कूल के लिए दूसरा पार्ट ये भी रहेगा कि कैसे हम अपनी मानसिकता बदलें और अपनी टीचर्स की बदलें, और टीचर्स को इक्विप करें। राइट है ना, टीचर्स का फॉल्ट नहीं है कि उन्हें प्ले वे मेथड नहीं आती, टीचर्स का फॉल्ट नहीं है कि उन्हें इंक्वायरी बेस्ड कॉन्वर्सेशन नहीं आता, या रिफ्लेक्टिव थॉट कैसे कराना वो नहीं आता, क्योंकि हम वो टीचर्स हमारी इधर ट्रेन नहीं है या उन्हें पता नहीं है। तो ये सब आएगा, ट्रेनिंग करानी पड़ेगी, बहुत सारे कोर्सेज होंगे, उसमें से कौन सा कोर्स अच्छा है, गवर्नमेंट का प्राइवेट का, पिकअप करना पड़ेगा, पढ़ना, थोड़ी पढ़ाई करनी पड़ेगी, इन सर्विस ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। तो ऐसी सब चीजें चेंजेस करेंगे। हाँ, और उसके बाद जो है वो फाइनल इम्प्लीमेंटेशन जो है, फाइनल इम्प्लीमेंटेशन। और थोड़ी चीजें ऐसी है, जैसे अगेन आपको ही कह रही हूँ, जैसे आपने पढ़ते पढ़ते कितना बच्चों के साथ काम किया था। करेक्ट। तो थोड़ी चीजें ऐसी है कि वेट नहीं करना है कि टीचर ट्रेनिंग हो जाए फिर ही मैं नई पद्धति अपनाऊंगी। आप शुरुआत करें, शुरू करो, बिल्कुल, जो समझे, धीरे धीरे हम ट्रेनिंग लेते जाएंगे, मॉडिफाई करते जाएंगे, और मॉडिफिकेशंस हो। और बिल्कुल सही बता रहे हैं मैम, और हर साल हर बच्चा एक जैसा नहीं होता है, बच्चों के साथ भी एक्सपोजर चेंज होता है, क्योंकि हर बच्चा अलग है, और जिस तरह के बच्चों के एनर्जी लेवल्स होते हैं उस हिसाब से आपको काफ़ी सारी चीज़ों में ढलना पड़ता है। टीचर्स को बहुत सारा चेंजेस, आई एम श्योर, अपने पर्सनल चेंजेस भी कहें, अगर आप जैसे कि अपडेट करना है आपको, नॉलेज आपकी फील्ड रिलेटेड जो है, बच्चों के रिलेटेड जो है, पॉलिसीज रिलेटेड है, वो सब हमें थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, तभी बदलाव आएगा। बदलाव अच्छा भी है, बदलाव बुरा भी है। मैम ने जैसे कहा कि कुछ अच्छा कुछ बुरा हर किसी में होता है, एक्सेप्ट करें उस चीज़ को। आप अपने बच्चों को किस तरह उस चीज़ का फ़ायदा दे सकते हैं, कंप्लीटली उस कोर्स से, उस करिकुलम से आपके बच्चे कितना उसे यूज़फुल वे से हैंडल कर सकते हैं, उससे बेनिफिट कर सकते हैं, वो हमारी ड्यूटी है। तो वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो तो हमें ही अपने कंधों पर लेनी है। आखिर बात हमारे फ्यूचर जनरेशन की है, तो किसी भी तरह की कोई भी हम कहते हैं ना कि इग्नोरेंस ना हो, ये हमें हमारा बेस्ट ट्राई देना है। मैम जाते जाते क्या संदेशा देना चाहेंगे? जाते जाते मैं ये संदेशा देना चाहूंगी, जो इन अ वे कनेक्टेड टू आप जो बोली जी, कि हमारे बच्चे की बात है जी, और हमारे बच्चों के लिए अभी बहुत रिसर्च ने कह दिया है कि बच्चों के भविष्य के लिए होलिस्टिक डेवलपमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। राइट। तो अपने बच्चों के लिए स्कूल्स और पेरेंट्स सभी को बच्चे की होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, हर एक क्षेत्र में विकास हो। हर एक क्षेत्र में माने ये नहीं कि क्रिकेट में भी मुझे प्राइज मिले और ड्राइंग में भी प्राइज मिले। मेरा मतलब बच्चों के विकास से है और विकास के डिफरेंट एरियाज से है। तो हर एक फिजिकल मोटर में, कॉग्निटिवली, भाषा में, सामाजिक तरह से, भावनात्मक तरह के, ये सब के अनुभव मिले और बच्चा हमारा एक होलिस्टिक जैसे डेवलप हो। बिल्कुल ऐसा अल्टीमेट गोल है ये पॉलिसी का जी। और ये गोल हमारा नेशनल एक गोल है, ताकि हमारा फ्यूचर जनरेशन को एक बेटर लाइफ इन अ वे मिले। बिल्कुल सही बात है। तो ये हम गोल रख के पेरेंट्स एंड स्कूल्स एंड टीचर्स को चलना है।
बिल्कुल, थैंक यू सो मच जिगीशा मैम। ये सिर्फ शुरुआत है, एनईपी पे अभी भी और बहुत सारी बातें करनी बाकी हैं। अगले हफ्ते हम आपसे फिर जुड़ेंगे। वीएनएम टीवी किड्स का यूट्यूब चैनल है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ये जितने भी इंफॉर्मेटिव टॉक्स है ना, बिल्कुल भी भूलिए मत आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, क्योंकि ये जो बातें कर रहे हैं ना, ये आपको कोई गूगल नहीं बताने वाला है, या शायद इतना समय नहीं है आपके पास कि आप पढ़ें और उसमें समझने की कोशिश करें। बहुत ही सिंप्लीफाइड भाषा में मैम आपको समझा रहे हैं, और आगे एक्सपर्ट्स जो जुड़ेंगे वो भी समझाने की कोशिश करेंगे। हमारे फ़ायदे के लिए है, हमारे बच्चों के फ़ायदे के लिए है, तो बिल्कुल भी मिस ना करें। इसी तरह हमारे साथ हर हफ्ते जुड़ते रहें। नमस्कार।